हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लाए हैं फिर से एनटीए अभ्यास के जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, तो जो मस्ट हैं आपके लिए प्रैक्टिस करना यदि आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है एक बार। तो इन सवालों को करने से आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो सबसे पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें आपको दिया है कि एक मासलेस प्लेटफॉर्म है इज केप्ट ऑन अ लाइट इलास्टिक स्प्रिंग। लाइट इलास्टिक स्प्रिंग के ऊपर ये रखा हुआ है एज शोन इन फिगर। तो यहां क्या है जी, इसका कोई मास नहीं है, इस ढक्कन का कोई मास नहीं है और ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड नहीं, स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड नहीं है। तो इसका मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में यहां पे रखी हुई है। इसकी नेचुरल लेंथ L नॉट के बराबर है। L नॉट क्या है आपके पास? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, कोई भी लोड इसके ऊपर नहीं है, स्प्रिंग खुशहाल है, मजे कर रही है, एकदम बढ़िया। आगे दिया है इसमें कि पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द पेन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.25 मीटर। अब 0.25 मीटर से एक पार्टिकल को यदि नीचे गिराएंगे तो पार्टिकल कितनी स्पीड से आके गिरेगा ये हमें चेक करना है। तो मैं जानता हूं फॉर्मूला, किसी हाइट h से गिराते हैं तो √2gh स्पीड से वो गिरता है। तो 2 इंटू 10 इंटू 0.24, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास। सो इट्स 10 20, सो 4.8 का अंडर रूट आपको यहां पे मिल जाता है। अंडर रूट ऑफ 4.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये नीचे गिरने वाला है। ठीक, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? 4.8 अपॉन 10, सो 24/5, नहीं इतना ही हो रहा है। वह दोबारा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को। हाइट है इतना, 0.24, 2.4, 4.8, ठीक है। और स्प्रिंग जो है, अच्छा ये पार्टिकल जो है अचानक ये तुरंत जो है पेन से चिपक जाता है। पेन से चिपकने के बाद क्या होता है कि ये कंप्रेस हो जाती है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है 0.01 मीटर से, 0.01 मीटर से इसको कंप्रेस कर देता है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है इससे टकराया और चिपक गया। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका मास है 0.24, ये वेलोसिटी v से आके टकराया है और बाद में क्या हुआ है कि ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं। तो 0.24 प्लस पेन का मास है 0 और कॉमन वेलोसिटी है vc, तो vc की वैल्यू आपको मिल जाती है v के बराबर, यानी v स्पीड से पेन को नीचे ले जाता है। अब ये कंप्रेस कर देता है इस स्प्रिंग को 0.01 मीटर से, 0.01 मीटर से। तो मैं यहां और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 0.24 इंटू 10 इंटू 0.01, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें माइनस ऑफ हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू वी स्क्वायर विच इज 4.8। मास कितना है? 0.1 kg, 0.1 kg। ये कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाती है। आप कह रहे हैं कि हम कितनी हाइट से इसे गिराएं जिससे कंप्रेशन 0.04 मीटर के बराबर मिल जाए। तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 0.24 इंटू 10 इंटू 0.04 मीटर इसे गिराना है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh के बराबर, माइनस ऑफ हाफ इंटू k इंटू 0.04 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ इंटू 0.1 इंटू 2gh। तो इन दोनों इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है वो है आपके पास k और आपके पास है वेरिएबल h। आपको दोनों वेरिएबल्स में से आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, या 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पूरी इक्वेशन जो है एकदम बढ़िया मक्खन बन जाएगी और आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इस सवाल को यदि आप देना चाहें तो 3 आउट ऑफ 5 इसे कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, सो 4 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं,
हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट m के बराबर है, आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट एट टू वर्टाइसेस द पोल्स आर इन कांटेक्ट। तो हमारे पास बार मैग्नेट है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलोंग रखी हुई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड के अलोंग रखी हुई है। तो यहां पे मान लीजिए आपके पास एक है इस तरीके से, एक है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से m, और दूसरा जो है कुछ इस तरीके से है, और तीसरा जो है कुछ इस तरीके से है। तो हमें बताना है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होने वाला है। एक चीज और दी है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट एट टू वर्टाइसेस, कि दो वर्टाइसेस पे द पोल्स आर इन कांटेक्ट, पोल्स आर इन कांटेक्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पोल्स आर इन कांटेक्ट। ओके, यानी कि ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ये सिचुएशन है, तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें वेक्टर्स को हमें शिफ्ट करना होगा। ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये एंगल जो है 120 डिग्री है। तो पहले इसका और इसका काम करते हैं, क्या होगा। मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, या इसको आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, m एंगल जो है इनके बीच में कितना हो जाएगा, ये 60 है और ये 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 60 के बराबर आ जाएगा। ये 60 है, तो आपको जो मिलेगा रिजल्टेंट वो मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। तो 60 पे कितना हो जाएगा आपके पास, m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m cos 60, तो आ जाएगा आपके पास √3m। तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा कि एक आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है, एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है √3m का, तो इसको आप यहाँ लगा सकते हैं √3m। इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं √3m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पे 2m के बराबर। तो पूरा इनका इक्विवेलेंट जो है 2m के बराबर आपको मिलने वाला है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ज्यादा कोई मुश्किल थी नहीं इसमें। सो 2 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड pivoted at O is rotating in horizontal plane with constant angular velocity omega as shown in figure। रॉड घूम रही है एक एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके एंड से पास होता है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है। क्वेश्चन में दिया है कि a small insect starts from O and moves with constant speed v with respect to the rod towards the other end. It reaches the end of the rod at t is equals to capital T and then stops. The angular speed of the system remains omega throughout. The magnitude of the torque about O as a function of time is best represented by which plot? तो हमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं, हमें ग्राफ में बताना है कि टॉर्क का वेरिएशन किसके साथ, टाइम के साथ कौन सा बेस्ट सुटेबल है। तो हमें टॉर्क निकालना है, देखिए कैसे निकालें। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपके पास, ml²/3 के बराबर, ml²/3 के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का है। ओके, अब हम बात करें इंसेक्ट की, इंसेक्ट की बात करें। इंसेक्ट की पहले यहां पे था, और इंसेक्ट धीरे 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 रॉड के दूसरे एंड की तरफ जाता जा रहा है, और मैं कह सकता हूं कि इंसेक्ट की जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो बदलती जा रही है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले यहां था और बाद में इंसेक्ट जो है आ जाता है यहां पर, बाद में इंसेक्ट आ जाता है यहां पे टी टाइम में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वीटी के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसेक्ट की वो हो जाती है वीटी के बराबर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंसेक्ट विच इज इसका मास इंसेक्ट का इनटू वीटी का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पे मिल चुका है। और ओमेगा जो है, ओमेगा कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से ये रोटेट हो रही है रॉड, और मैं कह सकता हूं ये इसका एंगुलर मोमेंटम है एनी इंस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टॉर्क। हम जानते हैं टॉर्क होता है dl/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें टॉर्क की वैल्यू मिलने वाली है।
तो देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपके पास 0, ओमेगा बाहर रहेगा, ये आएगा 0, प्लस ये कितना है आपके पास m v स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2m v स्क्वायर इंटू टी, तो ये आपके पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो टॉर्क है वो टाइम के साथ एक लीनियर रिलेशन आपको मिल रहा है। सो टॉर्क की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है। पहले टॉर्क जो था t बराबर 0 पे 0 के बराबर था, और जैसे जैसे कीड़ा आगे जाता जा रहा है टॉर्क जो है लीनियरली बढ़ता जा रहा है। एक इंस्टेंट आता है t इज इक्वल टू कैपिटल T जहां पे जो कीड़ा है रुक जाता है। कीड़ा रुक जाता है इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बदलना रुक जाता है, बदलना उसका रुक जाएगा, इसका मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। तो यहां से टॉर्क, अच्छा टॉर्क 0 हो जाएगा, तो अचानक से आप यहां से इसको 0 पे ऐसे दिखा दीजिए। तो ग्राफ पहले ऐसे जाएगा, अचानक से डेड हो जाएगा, अचानक से डेड हो जाएगा, लीनियर इंक्रीज होगा, अचानक से डेड हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं तो देख सकते हैं कि अच्छा 2 ही दिए हैं इसमें, तो इसमें एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही वाला है, तो इसको ही आप टिक कर सकते हैं बी ऑप्शन को, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ज्यादा कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, तो इसे आप कह सकते हैं इट्स 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है, इसको 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद हम चलें अगले एक क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज के बराबर, 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इस साउंड वेव की। इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल, ये एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल पर नॉर्मली आकर पड़ती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एट विच ऑल द पार्टिकल्स विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो हमें ये बताना है ऑल द पार्टिकल्स विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम ये जानते हैं कि एक रिजिड बाउंड्री से वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए वेव आपके पास इस तरीके से आई तो उसका जो फेज है 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। तो अब यदि वो जाएगी तो कुछ इस तरीके से वो जाएगी। तो हमें ऐसे पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर नाच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट के पार्टिकल जो हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो लैम्डा बाय 4 जो आपके पास डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे आपके पास ये पार्टिकल मिलने वाले हैं। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। साउंड की जो स्पीड है वो 300 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/2 मीटर के बराबर। तो लैम्डा बाय 4 निकालना है, यानी कि लैम्डा बाय 4 यानी कि 1/8 आपको आंसर मिल जाएगा, 1/8 मीटर। सो 1/8 मीटर पर जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है कि रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई से फेज चेंज हो जाता है। पाई से फेज चेंज होने का मतलब है कि वेव ऐसे है तो वेव इस तरीके से वापस जाती है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो एंटी नोड की बात कर रहे हैं, तो हमने लैम्डा बाय 4 बता दिया। तो 3 आउट ऑफ 5 इसे आप स्कोर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है, अ बुलेट ऑफ मास m strikes to an obstruction and deviates off at 60 degree to the original direction. If its speed also changed from u to v, find the magnitude of impulse acting on the bullet. तो बुलेट के ऊपर लगने वाला इंपल्स आपको बताना है, इसका मतलब बुलेट का चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। तो आप मान लीजिए कि पहले बुलेट जा रहा था इस डायरेक्शन में विद स्पीड u, मास इसका m है, बाद में वो यहां से इस ओरिजिनल डायरेक्शन से v वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल मुड़ जाता है। तो इसका फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हैं कि v cos 60 v/2, ऊपर डायरेक्शन में वेलोसिटी है v√3/2। तो आपके पास मोमेंटम में चेंज आपको मिल जाता है, मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v/2 m इंटू v/2 माइनस u i कैप प्लस v√3/2 j कैप, ये आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को और 2 से डिवाइड कर दें।
सो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा m/2, 2 को अंदर ले जाइए, v माइनस 2u i कैप प्लस v√3 j कैप। ठीक, अब हमें मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो आप यहां से लिख सकते हैं m/2 v स्क्वायर माइनस प्लस 4u² माइनस ऑफ 4u इंटू वी प्लस √3v का स्क्वायर यानी 3v² के बराबर। तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका अंडर रूट आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आ गया आपके पास 3v², यहाँ पे आ गया आपके पास v² विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू v² प्लस 4 इंटू u² माइनस 4 इंटू uv, 4 इंटू uv माइनस 4 इंटू uv। तो आप यहाँ पे इसका अंडर रूट है और बाहर है आपके पास m/2। तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से m अंडर रूट में ये 4 की तरह जाएगा तो बन जाएगा v² प्लस u² माइनस uv, u² प्लस v² माइनस uv। ये इंपल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना था और मैग्नीट्यूड निकालना था, और इसमें गलती की चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। तो इस सवाल को आप कह सकते हैं इट्स 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है आपको कि 2 आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं जिनकी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस तरीके से वेरी करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वेरिएबल मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरिएबल सीवी है, आर थर्मली आइसोलेटेड इनिशियली, यानी दोनों का जो सिस्टम है उसको थर्मली आइसोलेट कर दिया जाता है। इनिशियली वन सिस्टम इज ए टेम्परेचर 100 केल्विन एंड अदर इज ए 400 केल्विन। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम बी है, इनको थर्मली इंसुलेट कर दिया है, इसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, ए का 100 है 100 केल्विन और इसका है 200 केल्विन। The system are then brought to thermal contact and then combined system is allowed to reach thermal equilibrium। तो इनको टच करवाया जाता है, थर्मल कांटेक्ट में लाया जाता है और सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करने दिया जाता है, यानी दोनों का जो है हीट का ट्रांसफर बंद करवाया जाता है, मीन टेम्परेचर पहुंचाया जाता है। If T0 raised to the power 4 is equals to n into 10 to the power 8 Kelvin, then what will be the value of n where T0 is the final temperature in Kelvin? So हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है कितना हो जाएगा, और इनके लिए जो ये CV की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यहां देखिए बेटा, हीट में कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो हीट निकल रही है वो कितनी होगी, Q इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी के बराबर, और इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एन सीवी dt। पहले इसका टेम्परेचर जो है 100 केल्विन के बराबर था, बाद में इसका टेम्परेचर T0 के बराबर हो जाता है। तो ये हीट जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इसने गेन करी है, हीट इसने गेन करी है, टेम्परेचर इसका बढ़ा है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं Q गेन, मैं पहले वाली इसकी बात कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हीट देगा, ये हीट लेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। अब दूसरे वाले यदि ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये हीट रिलीज कर रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस ऑफ एन सीवी dt। इनिशियल जो इसका टेम्परेचर था वो 200 के बराबर था और बाद में इसका टेम्परेचर T0 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां देखिए बेटा, टेम्परेचर जो है घट रहा है, इसका मतलब dt जो है नेगेटिव है, तो मैंने एक और कॉम्पनसेटरी साइन लगाया है पॉजिटिव बनाने के लिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी इज आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव को पॉजिटिव के बराबर हम रख सकते हैं। माइनस साइन इज अ कॉम्पनसेटरी माइनस साइन बिकॉज dt, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ये पॉजिटिव था, तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव कॉम्पनसेटरी साइन लगाना होगा, जिससे ये होल एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव बन जाए। अब इसको बराबर कर दीजिए इसके। सो n इंटू सीवी की जो वैल्यू है वो है n बीटी क्यूब इंटू dt, इंटीग्रेशन है 100 से लेके T0 इज इक्वल टू n माइनस में bt क्यूब dt, और इनिशियल टेम्परेचर 200 से हो जाएगा ये T0 के बराबर। तो यहाँ n से n चला गया, b से b चला गया, और यहाँ माइनस है तो आप चाहें तो लिमिट को उल्टा कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि ये T0 से बन जाएगा 200,
और ये आ जाएगा आपके पास t क्यूब dt। इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या ये t रेज टू द पावर 4/4, सो 1/4 मिल जाएगा t नॉट रेज टू द पावर 4 माइनस 100 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4 200 रेज टू द पावर 4 माइनस t नॉट रेज टू द पावर 4। 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हुआ, t नॉट रेज टू द पावर 4 माइनस 10 to the power 8, 10 to the power 8 is equal to 16 into 10 raised to the power 8 और minus t naught raised to the power 4, ये इधर आ जाएगा। So 2 times t naught raised to the power 4 is equals to 17 into 10 raised to the power 8. So 10 raised to the t naught raised to the power 4 आपको मिल जाएगा 17/2 into 10 raised to the power 8। तो हमसे पूछा क्या गया है, देखिए हमसे पूछा गया है कि t naught raised to the power 4 जो है वो n into 10 to the power 8 है। तो ये हमारे पास आया n इंटू 10 टू द पावर 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/2, यानी कि 8.5 आपको आंसर मिलेगा। 8.5 ही आंसर आपको दिया हुआ है। तो सवाल कैलोरीमेट्री का था, थोड़ा सा अपस्केल था, थोड़ा सा मॉडर्न था सवाल, तो आप इसे दे सकते हैं इट्स 4 आउट ऑफ 5, बिकॉज एक माइनस की यदि आप गलती कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यदि आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपके t नॉट रेज टू द पावर 4 से t नॉट रेज टू द पावर 4 कट जाएगा आपस में, है ना, फिर आप कहोगे कि निकालना क्या है। तो समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एनटी अभ्यास की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, लेकिन लोग देख ही नहीं रहे इसको। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपके कोई दोस्त सगे संबंधी हैं तो उनको जरूर रेफर कीजिए कि ये सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें। और आप चाहते हैं यदि आपके दोस्त आपके साथ सेम IIT या NIT में जाएं तो आप अपने दोस्तों को दिखाइए, जिससे सारे के सारे दोस्त एक साथ सिलेक्ट हो सकें, एक ही कॉलेज में जा सकें और बहुत मस्ती कर सकें। HCV के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने डाल रहे हैं, अभी बहुत सारे डाल भी दिए हैं। सेंटर ऑफ मास रोटेशन डाल दिया है, आपका ग्रेविटेशन फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिया है, और बात करें 12th की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे चैप्टर्स हमने डाल दिए हैं। उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं HCV के, जो आपको बेयर मिनिमम करने ही चाहिए और जो इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पे करवाए गए हैं। और आप देखना कि ये क्वेश्चन जो हैं इनसे रिलेटेड, इन पे बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे चेक कर सकते हैं, चाहे इस साल का पेपर चाहे पिछले साल का पेपर। HCV के मतलब यार है क्या है, HCV ही पूरी दुनिया है, सब कुछ इसमें से ही आएगा। आप भरोसा रखिए HCV पर। HCV करना चाहते हैं तो ये जरूर सीरीज जरूर देखें। और हमारे पास लास्ट में है हमारा अल्टीमेट क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स में थ्योरी के साथ साथ PYQs करवाए हैं 2021 से लेके, जो आपका अप्रैल में जो अटेम्प्ट था, लास्ट जो सबसे रिसेंट अटेम्प्ट था जुलाई से पहले, उसके क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे पिछले सालों में, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो जरूर इसको भी चेक कीजिए। इनमें से सारी जो प्लेलिस्ट हैं इनको चेक कीजिए, आपको ये सारी देखनी ही चाहिए यदि आप एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।